हेलो चैम्प्स, मेरा नाम है विकास कुमार झा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज का यह सेशन जो कि डेडिकेटेड है बिहार बोर्ड के क्लास 12th के लिए, और यह सेशन एक मॉक टेस्ट है जिसमें हम टोटल 30 एमसीक्यूज को करेंगे और ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्म में है, अर्थात हर एक क्वेश्चन के साथ जो कॉन्सेप्ट है हम उसको सीखेंगे। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। और मैं गारंटी देता हूं ये सीरीज चलता रहेगा। ये मॉक टेस्ट ग्रामर बेस्ड, लिटरेचर बेस्ड और हमारा जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, इन सभी पे आपके क्वेश्चंस आते रहेंगे। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर तरह के क्वेश्चंस आएंगे। बस बने रहिए इस चैनल पे और अपने तैयारी को और बेहतर आयाम दीजिए। चलिए तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ही हैज बीन वर्किंग हियर डैश 2015। कहता है वह यहाँ पे 2015 से कार्यरत है, मतलब कार्य कर रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हैज बीन वर्किंग मतलब यहां पे बात की जा रही है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम प्रयोग करते हैं तब जब कोई पास्ट से कार्य होना शुरू हुआ और वर्तमान में जारी है, मतलब किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम से कोई काम शुरू हुआ और अभी तक जारी है, मतलब कि सम ऑफ द पार्ट ऑफ द एक्शन हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड एंड सम ऑफ द पार्ट इज स्टिल ऑनगोइंग। तो इस सेंस में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। और यहां पे हम देखेंगे सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग करते हैं स्पेसिफिक टाइम के साथ, स्पेसिफिक डेट के साथ, स्पेसिफिक ईयर के साथ। और जैसे ही हमने देखा यहां पे 2015 लिखा हुआ है, इट मींस योर आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। वहीं पे अगर ये ड्यूरेशन दिखाया गया होता कि कितने साल से चल रहा है, कितने महीने से, कितने घंटे से, कितने दिनों से, तब हम क्या करते, फॉर का प्रयोग करते। क्लियर है? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है सी इज जूनियर डैश मी। हम देखते हैं कि प्रायः बच्चे ना सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, इंफीरियर, एक्सटीरियर इस तरह के वर्ड्स को देख करके देन का प्रयोग कर देते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव नहीं है, ये सब हमारे पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव है। जिस कारण से हम क्या करते हैं, इनके साथ हम ऑप्शन नंबर ए अर्थात टू का प्रयोग करते हैं। इसे आप एक और तरह से याद कर सकते हैं कि इनके साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ईच ऑफ द बॉयज डैश प्रेजेंट टुडे। अब देखेंगे यहां पे जो रियल सब्जेक्ट है ना आपका, दैट इज ईच, जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन चाहे उसकी संख्या 2 हो या 2 से अधिक हो, उन सबों की बात करता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एक एक करके, मतलब हम इसका प्रयोग करते हैं प्रत्येक के संदर्भ में, अर्थात ये हमारा एक को दर्शाता है, एक एक इंडिविजुअल को दर्शाता है, अर्थात ये सिंगुलर माना जाएगा। हालांकि आप देख करके कंफ्यूज हो जाएंगे, ऑफ द बॉयज, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो हमारा नाउन या प्रोनाउन होगा उसका ऑब्जेक्ट होगा जो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट को फॉलो करता है, उसके नंबर को फॉलो करता है, उसके पर्सन को फॉलो करता है, अर्थात यहां क्या किया जाएगा, ईच के अकॉर्डिंग वर्ब का चयन किया जाएगा, ईच सिंगुलर, जिस कारण से ये भी खत्म, ये भी खत्म, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही हैज डैश यूनिक आइडिया। अब देखिए आइडिया हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अगर यह अकेले प्रयुक्त होता तो इसके पहले हम इंडिफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग करते, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एन आइडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन क्या है, इसके पहले यूनिक आ गया जो कि एक एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है, और इसका जो इनिशियल साउंड है, इनिशियल साउंड की मैं बात कर रहा हूं, दैट इज य, व्हिच इज एक्चुअली अ कॉन्सोनेंट साउंड, और साउंड निर्धारित करता है ए आएगा या एन आएगा, अर्थात हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। कहता है यू डैश फॉलो योर टीचर्स इंस्ट्रक्शंस। कहता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपके जो शिक्षक हैं उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे किसी चीज को फॉलो करने की बाध्यता बताई जा रही है, मतलब आपसे अगर कोई सीनियर है तो उनको आपको अवश्य फॉलो करना चाहिए, मतलब एज ए रूल
और एज ए रूल जहां बात करते हैं तो वहां पे हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। शुड दर्शाता है सजेशन को। सजेशन मतलब कि आपको बोल दिया गया कि आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन यह पूर्ण रूपेण आप पर निर्भर करता है कि आप उसका पालन करें या ना करें। लेकिन हम जानते हैं मस्ट जो है ना, ये कंपल्सन को दिखाता है। कंपल्सन का मतलब क्या होता है कि भाई किसी भी चीज को करना आवश्यक है। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हिच हैज एन एरर। यहां एक सेंटेंस लिखा गया है, इसमें आपको उस पार्ट का चयन करना है जो कि एक एरर कंटेन करता है, जिसमें कोई गलती हो, और इन ऑप्शंस के माध्यम से उनका चुनाव करना है। क्लियर है? कहता है वन ऑफ द बॉयज। वन ऑफ द बॉयज का मतलब होता है कि बहुत सारे लड़कों में से एक की बात की जा रही है। और देखेंगे जैसे ही एक हो गया हमारा, तो ये हमारा वर्ब जो है हैव नहीं होकर के हैज होगा, क्योंकि वन हमारा सिंगुलर होता है। अर्थात उस पार्ट का हम चयन करेंगे जहां पे हैव दिख रहा हो। अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि कोई गलती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स एन एरर। फिर देखेंगे एरर वाला पार्ट है, एरर डिटेक्शन से जुड़ा हुआ प्रश्न है आपका। कहता है सी टोल्ड दैट सी वॉज हैप्पी। अब देखेंगे कि इसमें कौन सा पार्ट है जिसमें गलती है। तो आप देखेंगे कि टोल्ड जो हमारा है ना, ये हमारा एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है एक ऐसा वर्ब जिसके साथ हम एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, मतलब जिसका प्रयोग एक ऑब्जेक्ट के साथ किया जाता है, जिसके इफेक्ट को झेलने वाला कोई होता है। हम देख रहे हैं कि यहां इसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट है नहीं, अर्थात इसका प्रयोग वांछित नहीं है यहां पे। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन अगर इसे करेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? तो सेड लगा दीजिए आप, क्योंकि सेड जो है ना डायरेक्ट अपने साथ किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट को नहीं लेता है, क्योंकि यह एक हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है फिर उस पार्ट का चयन करना है जिसमें कोई एरर हो। कहता है ही इंसिस्टेड टू गो विद हिम। अब देखना है कि किस पार्ट में गलती है, तो एक बार आप खुद से आंसर ढूंढ लीजिए। अब देखेंगे इंसिस्ट जो है ना हमारा, ये अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑन लेता है, अर्थात टू का प्रयोग यहां पे गलत होगा, जिस कारण से हम देखेंगे कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, जिसमें कि कोई गलती है। अब जैसे ही ऑन हमने दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पे जीरंड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा, अर्थात ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग विद हिम। ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही मजेदार लग रहा होगा, और अगर आप इसी तरह से तैयारी करना चाहते हैं, और भी हम लाइव सेशंस के साथ भी आएंगे, क्रैश कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। क्लियर है? तो बस बने रहिए इस YouTube चैनल पे और अपना प्रेम बरसाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कहता है द पुलिस इज सर्चिंग फॉर द थीफ। कहता है पुलिस जो है ना किसकी खोज में है? तो एक चोर की खोज में है। अब देखेंगे कि ये जो होता है ना पुलिस वर्ड हमारा, जैसे हम देखेंगे पीपल हमारा हो गया, पुलिस हमारा हो गया, पिजेंट्री हमारा हो गया, कैवेलरी हमारा हो गया, ठीक है ना, इसी तरह से क्लर्जी हमारा हो गया, कैटल हमारा हो गया। ये सारे हमेशा क्या होते हैं? प्लूरल फॉर्म में प्रयुक्त होते हैं, और जैसे ही प्लूरल होते हैं तो इनके साथ हम जानते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अर्थात देखेंगे इज यहां नहीं बल्कि क्या होगा? आर का प्रयोग होगा। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पे करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि कोई गलती है, जिसमें कि कोई एरर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा कहता है नीदर ऑफ द गर्ल्स हैव अराइव्ड। इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए एक होता है हमारा ईच, एक होता है हमारा एवरी, एक होता है हमारा आइदर और एक नाइदर। ये सब हमारे जो होते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, लेकिन इनमें से देखेंगे एवरी को छोड़ करके ईच, आइदर और नाइदर ये हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में भी कार्य करता है। यहां पे देखेंगे यह एक प्रोनाउन के रूप में कार्य कर रहा है, क्योंकि जब इनका प्रयोग हम एक एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तो ये डिटर्मिनर का कार्य करते हैं, और इनके आगे हमेशा एक नाउन प्रयुक्त होता है जो सिंगुलर फॉर्म में होता है। क्लियर है?
लेकिन ऑफ द का प्रयोग कर लिया तो प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आएगा। क्लियर है? अब देखते हैं, नाइदर का प्रयोग करते हैं जब आपके सामने दो ऑप्शंस हो और उन दो ऑप्शंस में आप किसी भी एक का चयन नहीं कर रहे हैं या यह दर्शा रहे हैं कि किसी का भी चयन उचित नहीं है या उपयुक्त नहीं है, उस संदर्भ में हम इसका प्रयोग करते हैं। अब एक चीज बताइए, दो में से कोई भी एक नहीं, मतलब दो ऑप्शन है लेकिन किसी भी एक को, पर्टिकुलर एक बार में एक को ही चुनना है आपको, जिस कारण से ये सिंगुलर होता है और सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, अर्थात यहां पे हैज होना चाहिए। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में हैव अराइव्ड है, जिसमें करेक्शन की गुंजाइश है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही डैश हिज वर्क बिफोर आई अराइव्ड। अब गौर से इस सेंटेंस को पढ़ेंगे आप तो पाएंगे कि यहां पे एक हमारा कंजंक्शन दिया गया है। बिफोर एक प्रीपोजिशन का भी कार्य करता है, कंजंक्शन का भी कार्य करता है, ठीक है ना, और ये एक एडवर्ब के रूप में भी प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस में किस रूप में प्रयुक्त हो रहा है इस बात पर यह निर्भर करता है। अब देखेंगे इसके पहले हमारा एक क्लॉज है, एक बाद में क्लॉज है। क्लॉज होने के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं? तो कहता है कि खुद का सब्जेक्ट होना चाहिए और एक हमारा फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। वर्ब के फाइनाइट होने से संबंध है कि वर्ब जो अपना रूप बदल सकता है सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। अब देखेंगे यहां जो हमारा है ना वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है पास्ट में, और आप बात कर रहे हैं पास्ट की। पास्ट में जब आप गए, जब आपने पधारा, उससे पहले ही वो अपना कार्य कर चुका था। मतलब पास्ट में किसी पास्ट एक्शन की बात कर रहे हैं जो एक के होने से पहले 100% डन था। तो जो पहले कंप्लीटेड एक्शन था ना, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। अर्थात यहां पे हमें एक ऐसे ऑप्शन का चुनाव करना पड़ेगा जो पास्ट परफेक्ट के लिए प्रयुक्त हो। अर्थात देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे फिट बैठ रहा, हैड फिनिश्ड पास्ट परफेक्ट के लिए प्रयुक्त होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है द ट्रेन डैश एट 5 AM। अब कहता है लीव, लेफ्ट, वॉज लिविंग, हैज लेफ्ट। अब आप यहां देखेंगे कि 5 AM जो है ना, यह दर्शा रहा है कि कोई चीज शेड्यूल्ड है, किसी भी चीज का उस समय होना एक रूटीन का पार्ट है, शेड्यूल्ड है। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, जो कोई ऐसा एक्शन जो एक परमानेंटली एक फिक्स टाइम पे चलने वाला है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलने वाला है, तो वहां पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, जो पहले भी होता था, आज भी है और कल भी होता रहेगा। इस तरह के एक्शन के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ट्रेन हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, जिसके साथ हम वर्ब के 5वें फॉर्म का प्रयोग करेंगे, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है आई डैश टीवी व्हेन शी केम। अब हम देखेंगे यहां पे कि व्हेन हमारा यहां पे एक कंजंक्टिव एडवर्ब है, हमारा एक ऐसा एडवर्ब है जो कंजंक्शन के रूप में भी कार्य करता है। क्लियर है ना? अब देखेंगे ये जो हमारा क्लॉज है ये दर्शा रहा है कि यह पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस में मतलब कि पास्ट में ही कोई एक्शन हो रहा था, उसी क्षण क्या हो गया कि वह आ गई। मतलब जब मैं टीवी देख रहा था वह आई, या मैं टीवी देख रहा था जब वह आई। क्लियर है? अर्थात यहां पे हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस का चुनाव करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये ऑप्शन ए जो है ना आपका, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए प्रयुक्त हो रहा है, और यहां आप पास्ट के कंप्लीटेड एक्शन की बात कर रहे हैं जो पास्ट में शुरू हुआ, खत्म हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट इन दोनों के बीच कोई सामंजस्यता नहीं दिख रही है। वॉचिंग का अगर आप प्रयोग करें तो ये हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब के बिना है, इस कारण से ये छट जाएगा। एम वॉचिंग का अगर प्रयोग करते हैं तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है। फिर वही बात, दोनों के बीच एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, दोनों के बीच यहां जो है संबंध सही स्थापित नहीं हो रहे हैं, जिस कारण से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है दे आर रिपेयरिंग द रोड। इस सेंटेंस को आपको क्या करना है, पेसिव में बदलना है। जब हम बात करते हैं एक्टिव से पेसिव या पेसिव से एक्टिव की, तो सबसे पहले हम चुनते हैं किसको, सब्जेक्ट को, फिर हमारा ये वर्ब हो जाता है और फिर हमारा ये ऑब्जेक्ट हो जाता है। सर्वप्रथम क्या करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेसेस को हम इंटरचेंज कर देते हैं। द रोड हमारा आ गया, और रोड हम जानते हैं
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। अब देखिएगा इज एम आर प्लस V4 ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, और जब हम पेसिव बनाते हैं तो पेसिव बनाने का सबसे बेसिक सा रूल है B प्लस V3, इसका प्रयोग करना है। तो देखेंगे इज एम आर है ऑलरेडी, तो इसी का प्रयोग करेंगे। चूंकि रोड शब्द हमारा सिंगुलर है इसलिए इज का प्रयोग कर दिया। अब देखेंगे वर्ब के चौथे रूप का पेसिव क्या होता है, तो हम देखेंगे बीइंग प्लस V3, बीइंग प्लस V3, और V3 किसको बदल देते हैं, इसी को बदल देते हैं, और आईएनजी का प्रभाव ये वर्ब भी जो है ये खुद ले लेता है। अर्थात यहां क्या हो जाएगा, द रोड इज बीइंग, और रिपेयरिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिपेयर्ड। क्लियर है, अर्थात यहां पे ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दे है तो बाय देम कर देंगे कि उन लोगों के द्वारा रोड को बनाया जा रहा है, रोड की मरम्मत की जा रही है। क्लियर है, इट इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है हु रोट दिस लेटर, इसको भी आपको क्या करना है, पेसिव में बदलना है। अब देखिए अब क्या करते हैं, हु के लिए हम बाय हुम का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम, पॉजेसिव केस होता है हुज। ये चीज ध्यान रखना है आपको। क्लियर है ना। अब क्या हो जाएगा, बाय हुम, ठीक है ना। रोट जो है आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का आप पेसिव कैसे बनाते हो, तो वॉज या वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आप देखेंगे बाय हुम, लेटर क्या है हमारा, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर मतलब इसलिए क्या करेंगे, बाय हुम वॉज दिस लेटर रिटन, राइट, रोट, रिटन, ये हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है। अब देखेंगे कि हम दिस लेटर के पहले वॉज क्यों लगाए, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं कि जो हमारा वर्ब होता है, ऑक्सिलियरी वर्ब जो होता है, वो हमारे सब्जेक्ट के पहले प्रयुक्त होता है, जिस कारण से हम क्या करेंगे, यहां पे वॉज का प्रयोग हम दिस लेटर से पहले करेंगे। क्लियर है, इट इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट कहता है ही शेड आई एम बिजी नाउ, उसने कहा कि मैं अभी बिजी हूं। अब क्या करना है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको रिपोर्ट करना है। क्या करेंगे, ही सेड लिख देंगे। अब सबसे पहली बात है, सेड को सेड में ही क्यों रखेंगे, क्योंकि ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये असर्टिव फॉर्म में है, और असर्टिव फॉर्म में हो तो सेड में ही नॉर्मली रखा जाता है। अगर ऑब्जेक्ट के साथ है तब हम उसको टेल, टोल्ड या टेल्स में बदलते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। क्लियर है। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम दैट में बदलते हैं असर्टिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी के लिए। और ये हमारा फर्स्ट पर्सन जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलने का क्या अर्थ है, कि ये सब्जेक्ट के पर्सन को सिर्फ फॉलो करता है, जिस नंबर में है, जिस केस में है ये, वो उसी में रहता है। देख रहे हैं कि ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, तब पर्सन बदल जाएगा, लेकिन नंबर इसका सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर में रहेगा। सब्जेक्टिव केस में तो सब्जेक्टिव केस में ही रहेगा, अर्थात क्या हो जाएगा, ही। और रिपोर्टिंग वर्ब हमारा जो है पास्ट का है, जिस कारण से हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम देखेंगे बैक शिफ्टिंग होगा। बैक शिफ्ट मतलब ये प्रेजेंट से पास्ट में मूव कर जाएगा, और एम का क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, बीजी, और नाउ को हम क्या कर देंगे, देन में। क्योंकि हमें यहां पे एक ऐसे शब्द का प्रयोग करना है जो पास्ट से संबंध को दर्शावे। नाउ प्रेजेंट से संबंध दर्शाता है, देन पास्ट में दर्शाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है सी शेड आई कैन नॉट स्विम। ये भी बहुत इजी है, हम इजी से टफ की ओर बढ़ेंगे, घबराना नहीं है, बस बने रहिएगा। क्या हो जाएगा इसका, सी शेड। इतना तक तो आप लोगों ने कर लिया होगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम दैट का चुनाव करेंगे, और फिर देखेंगे कि आई जो है फर्स्ट पर्सन है, जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, अर्थात आई को हम पर्सन थर्ड पर्सन में सी में बदल देंगे। क्लियर है। और देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट का है, तो कैन का पास्ट कुड होता है, ठीक है ना, कुड नॉट स्विम। ये आपका करेक्ट इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। क्लियर है, इनडायरेक्ट रिपोर्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि यहां पे किस प्रकार के आर्टिकल का चुनाव किया जाएगा। कहता है डैश ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर हम बात करें ऑनेस्टी की, ऑनेस्टी हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है, ये हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो आपको फील ओनली नाउन के नाम से भी जाना जाता है, जो अनसीन होता है, इनविजिबल होता है,
एब्स्ट्रैक्ट शब्द का मतलब ही होता है इनविजिबल, जो दृश्य ना हो, जिसे आप देख ना सकें। जिस कारण से क्या करेंगे, सामान्य तौर पर जब तक किसे आप स्पेसिफिक ना बना रहे हो तब तक इसके पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यह सब के लिए प्रयुक्त होता है, यह किसी पर्टिकुलर के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। ये एक हमारा क्या है, एक कहावत है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अर्थात यहां पे आर्टिकल, किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जिस कारण से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही ड्रैंक डैश वाटर। आप देखेंगे कि वाटर जो हमारा है ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम कभी भी फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू या मेनी या सेवरल इन सभी शब्दों का प्रयोग नहीं करते। ये सारे ऐसे डिटर्मिनर्स हैं जो प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए प्रयुक्त होते हैं, और हम देख रहे हैं कि वाटर हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, जिस कारण से हम क्या करेंगे, लिटिल का प्रयोग करेंगे। ही ड्रैंक लिटिल वाटर, उसने बहुत कम पानी पिया। लिटिल मतलब ये निगेटिविटी की बात करता है, इतनी कम मात्रा थी जिसे आप नेग्लिजिबल मान सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही डाइड डैश कैंसर। यहां पे आपको एक ऐसे प्रीपोजिशन का चुनाव करना है जो इस सेंटेंस को सही बना दे। अब देखेंगे कि डाई के साथ हम ऑफ का प्रयोग तब करते हैं जब आगे बीमारी का नाम दिया गया हो, और यहां कैंसर देख रहे हैं बीमारी का नाम है, जिस कारण से हम ऑफ का चुनाव करेंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है सी प्रीफर्स टी डैश कॉफी। हमने किया था पहले ना, एक वर्ड किया था सीनियर वाला, तो वहां पे हमने देखा था सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, प्रीफर, इन सभी शब्दों के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अर्थात वह टी को ज्यादा तवज्जो देती है, किसके मुकाबले, तो कॉफी के मुकाबले। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही इज टू वीक टू वॉक। अब क्या करना है, रिमूव टू करना है, अर्थात वाक्य में जो प्रयुक्त टू है, जो कि एक एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है मोर देन इनफ, मतलब उतना जितना कि नहीं होना चाहिए, मतलब आवश्यकता से अधिकता की बात करता है। अब इसका आपको क्या करना है, रिमूवल करना है, इस चीज को हटाना है। तो इसमें करते क्या है, देखते हैं कैसे करेंगे। ही लिख देंगे, इज लिख देंगे, और टू को हटाने से पहले क्या करेंगे, शो का प्रयोग करेंगे। और हम देखेंगे कि टू के बाद, वेरी के बाद, एक्सट्रीमली के बाद हम एडजेक्टिव के पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, सो के बाद भी, एज के बाद भी, ठीक है ना। अर्थात यहां क्या आ जाएगा, वीक आ जाएगा। अब सो के साथ हम दैट का प्रयोग करते हैं, सो दैट पेयर में यूज होता है, सो दैट। अब यहां पे जो हमारा सब्जेक्ट है, अगर प्रोनाउन है तो उसी को लिख देंगे। अगर यहां मान लेते कि राम लिखा होता तो इसके लिए ही का प्रयोग करते, सीता तो सी का प्रयोग करते, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ही इज सो वीक दैट ही। अब देखिए यहां पे क्या है, आपका प्रेजेंट टेंस है, तो कैन का प्रयोग कर देंगे, ठीक है ना। अब सेंटेंस को पढ़िए कि वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, मतलब वह चलने के लिए बहुत कमजोर है। टू वीक मतलब इतना कि चल नहीं पा रहा है, ठीक है ना। तो इस संदर्भ में हम क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे, और फिर हम क्या करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वॉक का प्रयोग कर देंगे। यहां भूल से टू मत लगा दीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद हम वर्ब के बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं, बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं, ना कि 2+B1 फुल इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अर्थात ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है सी शेड डू इट। अब देखेंगे कि यहां पे आपको क्या कहा जा रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कहा जा रहा है, और ये देखेंगे कि ऑर्डर कर रहा है। यहां पे देखेंगे कि ये ऑर्डर किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, सी ऑर्डर्ड मी, आप अपने तरफ से लगा सकते हैं, सी ऑर्डर्ड मी टू डू इट। अब ये टू कहां से आया, क्योंकि ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। अब इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि आप किसी को आदेश दे रहे हैं या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिस कारण से हमने यहां क्या किया, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को ऑर्डर्ड में बदल दिया, ठीक है ना। अब ये आप यहां पे अपने मन से किसी भी पर्सन का चुनाव कर सकते हैं कि उसने मुझसे कहा या उससे कहा, इट इज, यहां इतना आपके पास छूट है, ठीक है ना। और फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम टू का प्रयोग करते हैं, और टू के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका प्रयोग कर देंगे, अर्थात ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड।
अब देखेंगे कि स्पेल्ट शब्द के लिए आप स्पेल्ट का भी यूज कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। क्लियर है? तो यहां पे आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कहता है कि कौन ऐसा शब्द है जिसका स्पेलिंग सही है। तो मैं यहां आपसे थोड़ा सा क्षमा मांगूंगा कि 3 ऑप्शंस जो हमारे हैं ए बी सी, तीनों के ऑप्शन सही हैं। अर्थात यहां पे जो इसका स्पेलिंग होता है वो होता है ACCOMMODATE। यहां पे थोड़ी सी टाइपिंग एरर है जिसके कारण से तीनों ऑप्शन एक समान हो गए। क्लियर है? अर्थात यहां पे हम ऑप्शन नंबर ए या बी सी तीनों सही है, किसी का भी चुनाव कर सकते हैं, प्रिफरेबली आप ए का चुनाव करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर देखेंगे। नेक्स्ट कहता है एक ईडियम दिया गया है आपके सामने और आपसे पूछा गया है कि इस ईडियम का मतलब क्या होता है। अब देखेंगे ये एक हमारा इडियम है, ए व्हाइट एलिफेंट। इसका मतलब होता है कि कोई चीज जो बहुत कॉस्टली है, जो आपके लिए एक बर्डनसम हो गया। बर्डनसम का मतलब क्या होता है कि आपके ऊपर वह एक बोझ के रूप में कार्य कर रहा है, मतलब यूजलेस है वो, मतलब बोझ के रूप में जैसे ही काम कर रहा है, इट मींस कि दैट इज यूजलेस। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर यहीं से आपने सिद्ध कर लिया होगा कि इट इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर, एंड ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। यहां पे एक सेंटेंस दिया गया है और इसके लिए कौन सा ऐसा हमारा वर्ड होगा जो इस पूरे सेंटेंस को रिप्लेस कर दे। कहता है ए पर्सन हु हेट्स वुमेन। कहता है एक ऐसा व्यक्ति जो स्त्रियों से घृणा करता है। आप देखिए घृणा की जब भी बात आएगी ना तो वहां पे मिस शब्द का आएगा, मीजो शब्द का प्रयोग होगा। तो आप देखेंगे कि यहां जितने भी आपके ऑप्शंस हैं उसमें ऑप्शन नंबर ए है जिसमें मीजो और गाइनिस्ट, गाइनिक आप वर्ड सुने होंगे, गेमिट्स वर्ड से आया है जिसका मतलब ही होता है वुमेन। ठीक है ना? अर्थात मिसोगाइनिस्ट का मतलब हो जाएगा ए पर्सन हु हेट्स वुमेन। और वहीं पे हम बात करें ऑप्टिमिस्ट की, तो ऑप्टिमिस्ट शब्द का अर्थ होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा पॉजिटिव साइड ऑफ समथिंग देखता हो, किसी भी चीज के पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करता हो, हर चीज में वो कुछ न कुछ पॉजिटिविटी को ही देखता हो। और इसके एंटोनिम के रूप में पेसिमिस्ट काम करता है, जिसका अर्थ होता है कि वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ एनीथिंग, मींस वन हु इज ऑलवेज intended to find out the bad part of something। क्लियर है? अर्थात ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिलंथ्रोपिस्ट, फिल शब्द का मतलब होता है लव, एंथ्रोप का मतलब होता है मनुष्य और इस्ट का मतलब होता है इंसान। एक ऐसा इंसान जो मनुष्य से प्रेम करता हो, मानव जाति से प्रेम करता हो, दैट इज फिलंथ्रोपिस्ट, जो कि यहां ऑपोजिट है किसके? ए पर्सन हु हेट्स वुमेन के। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है हमारा शी मेड मी डैश द वर्क। अब देखेंगे यहां पे आपको एक ऐसे वर्ब का चयन करना है जो इस सेंटेंस को सही बना दे। क्लियर है? तो देखेंगे मेड जो हमारा है ये पॉजिटिव वर्ब है। पॉजिटिव वर्ब का मतलब होता है एक ऐसा वर्ब जो किसी भी एक्शन के होने के लिए कारण बनता हो, और ये अपने साथ एक्टिव वॉइस में क्या करता है, वर्ब का बेस फॉर्म लेता है विदाउट टू, जिसे हम बेयर इंफिनिटिव के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? बेयर इंफिनिटिव जो कि होता है इंफिनिटिव विदाउट। क्लियर है? अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब मेड का प्रयोग आप पेसिव में करते हैं तो वो फुल इंफिनिटिव लेता है। कैसे देखेंगे? इसी को अगर मैं ऐसे बताऊं, आई वॉज मेड, तो तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा टू डू द वर्क। क्लियर है? ये हो जाएगा कैसे? तो देखेंगे यहां पे वॉज मेड जो है ना बी प्लस V3 के फॉर्म में है, अर्थात ये किसका स्ट्रक्चर है? पेसिव वॉइस का, जिस कारण से हम क्या करेंगे, पेसिव में होने के कारण यहाँ पे फुल इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट्स लिखते चले जाएं आप किसी कॉपी में, जिससे कि आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे आगे फ्यूचर में तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने के कारण बहुत आसानी से आप आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है ही स्टडीड हार्ड, उसने कठिन पढ़ाई की, मेहनत की, ठीक है ना, लेकिन फेल हो गया। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहां जो इंफॉर्मेशन दिया गया है और इधर जो इंफॉर्मेशन दिया गया है ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, मतलब एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट है इन दोनों के बीच में। और जैसे ही कॉन्ट्रास्ट है तो हम यहां पे एक ऐसे कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे जो कॉन्ट्रास्ट को शो करता है, और जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है, बट।
बट क्या है, अपोजिट रिजल्ट की बात करता है। येट हमारा अपोजिट रिजल्ट की बात करता है, जो आपने अपेक्षा की है उसके विपरीत परिणाम आ रहे हैं, इसकी बात करता है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, कहता है आइडेंटिफाई द सिंपल सेंटेंस। यहां पे देखेंगे कि कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं और उसमें से एक ऐसे सेंटेंस का चयन करना है जो कि सेंटेंस सिंपल हो। मतलब सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है कि जिसके पास एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो। मतलब सब्जेक्ट की संख्या एक और प्रेडिकेट की संख्या एक, या फाइनाइट वर्ब की संख्या एक। आप देखेंगे यहां पे हमारा एक सब्जेक्ट है जिसका ये हमारा फाइनाइट वर्ब है, और ये है फील्ड जो है फाइनाइट वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है, ये है। आप देख रहे हैं यहां पे फाइनाइट वर्ब की संख्या 2 है, अर्थात ये हमारा सिंपल सेंटेंस कतई नहीं होगा। क्लियर है? फिर इसी तरह से देखेंगे ही ट्राइड टू विन, उसने जीतने का प्रयास किया। ये हमारा एक सब्जेक्ट है और इसके लिए हमने यहां फाइनाइट वर्ब का प्रयोग किया, और टू विन जो है इसी का पार्ट है। इट इज नॉट ए फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये टू विन जो हमारा है ना, ये इंफिनिटिव होता है, फुल इंफिनिटिव, और जो कि एक एग्जाम्पल है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब का। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वही बात करें हम, ऑल्दो ही ट्राइड, ये हमारा एक क्लॉज है जो कि डिपेंडेंट क्लॉज है, अपने आप में अधूरा मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, जिसके कारण से ये हमारा सेंटेंस बना ही नहीं। सेंटेंस वह होता है जो कंप्लीट मीनिंग को एक्सप्रेस करता हो। क्लियर है? ही ट्राइड एंड ही फेल्ड, यहां पे फिर देखेंगे ये क्लॉज और दोनों क्लॉज एंड से कोऑर्डिनेटिंग से जुड़ा गया है, अर्थात ये हमारा एक कंपाउंड सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस नहीं है। क्लियर है? चलिए आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है हमारा चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। यहां पे एक सेंटेंस आपके सामने है, ही इज योर ब्रदर, और इसके लिए एक उपयुक्त क्वेश्चन टैग का चयन करना है। क्वेश्चन टैग का जब भी हम चयन करते हैं तो सबसे पहले आपको गौर करना है ये जो स्टेटमेंट है हमारा, ये पॉजिटिव है या निगेटिव। तो देख रहे हैं इसमें किसी भी प्रकार के निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं है। उसके बाद देखेंगे कि आपको एक ऑक्सिलियरी वर्ब की तलाश करनी है। अगर दिया हुआ है तब तो वेल एंड गुड, नहीं दिया हुआ है तो आपको उसको ढूंढना पड़ेगा टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है ना? तो हमने देखा इज है तो इज को लिख दिया। अब यहां पे नॉट वर्ड नहीं है, निगेटिविटी का बोध नहीं करा रहा है, तो इज और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, हो जाएगा इजंट। और फिर सब्जेक्ट जो हमारा है यहां पे वो ऑलरेडी हमारा प्रोनाउन है, तो उसी प्रोनाउन को हम लिख देंगे। अगर नाउन होता तो उसके लिए हम एप्रोप्रिएट प्रोनाउन का प्रयोग करते, अर्थात इजंट ही इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर, व्हिच इज इन ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? और मैं आशा करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा। अगर ऐसा है तो अपना प्यार बरसाइए और भी लोगों को जोड़िए। ये सेशन आपका कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ग्रामर के क्वेश्चंस, लिटरेचर के क्वेश्चंस और कंप्लीट मॉक टेस्ट आपका चलता रहेगा। और साथ ही साथ पोएम्स की भी मैं बात करूंगा। हर एक पोएम को मैं डिस्क्राइब करूंगा, हर एक पोएम से आने वाले प्रश्नों को समझाऊंगा और किस तरह से उनको आंसर करना है, इनकी भी मैं बात करूंगा। बस चलिए अपना प्यार बरसाते रहिए और एकदम खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।